नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का सुबह की शुरुआत के साथ ही स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सुर्खियां अखबार की में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात हम करेंगे 25 जून को लेकर, जिस तरीके से ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर पोस्ट भी किया था। दरअसल 25 जून को अब से संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इस दिन लगाया गया था आपातकाल। तो ये खबर आप दैनिक जागरण के अखबार में आप प्रमुखता के साथ में देख पाएंगे, क्योंकि संविधान हत्या दिवस के रूप में अब मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। 25 जून को आपातकाल को याद किया जाएगा, उन लोगों को याद किया जाएगा जिन लोगों ने यातनाएं सही थी। आपातकाल को लेकर के ट्वीट करके एक बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। बिल्कुल, तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी और लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। बिल्कुल देखिए, और जब बात हम संविधान की कर रहे हैं सुरभि, तो चुनाव के दौरान संविधान का जिस तरीके से जिक्र किया गया था, लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम ऐसे कद्दावर नेता थे जिनका ये कहना था कि विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो संविधान को बदलना चाहती है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद हार की समीक्षा की गई, तो ये मालूम चला कि लोगों को ये डर था कि कहीं बीजेपी जिस संविधान का जिक्र कर रही है, क्योंकि बार बार विपक्ष और कई बार आपने देखा होगा राहुल गांधी अपने साथ एक छोटी प्रति जो है संविधान की वो लेकर घूमते हैं। ऐसे में लोगों को ये डर था कि अगर बीजेपी आ गई तो हो सकता है कि संविधान में बदलाव किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अब हम आ जाते हैं विधानसभा, माफ कीजिएगा, जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी उस दौरान भी आपको याद होगा कि 25 तारीख के दिन ही इसका ऐलान किया गया था कि अब संविधान हत्या दिवस के रूप में हम आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको अब मनाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पूजा, क्योंकि ये बात हम भूल नहीं सकते कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार जब कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही थी, तो ये भी भ्रम लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई थी कि अगर बीजेपी 400 पार कर जाती है तो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। और नारा दिया गया था संविधान बदलने का और इसे जोड़ दिया गया था बीजेपी के साथ में। लेकिन अब जैसे ही दोबारा से सत्ता में वापसी बीजेपी की हुई, तो उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो अब कांग्रेस के उस काल की याद दिलाई जाए जब इमरजेंसी को लागू किया गया था और इमरजेंसी को लागू करने के बाद से कैसे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा था और बेवजह कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया था, कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी उस दौरान। तो उसे याद करने के लिए एक काले अध्याय के रूप में, क्योंकि पूजा इसे जोड़ा गया है, अब ये देखना है कि जब इसके घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अब कांग्रेस इससे कैसे डील करती है। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस इससे कैसे डील करेगी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि ठीक है, आप आज से 50 साल पहले इमरजेंसी का जिक्र तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उस 10 साल की इमरजेंसी का क्या जो अघोषित है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार केंद्र में बनाने के बाद भी लोगों के साथ अत्याचार किया है। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस बात की शुरुआत की थी और उनका कहना था कि बीते 10 साल से देश में क्या हो रहा है, ये आपातकाल ही तो लगा हुआ है, बस इसका ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि लोग इसमें भी परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, यहाँ पर बोलने की आजादी किसी के पास नहीं है। बहरहाल खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत, लेकिन सीबीआई केस में अभी भी जेल में बंद रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में है वो और सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
बिल्कुल, तो देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर को आप देख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईडी सबूतों पर गिरफ्तार करे, मनमानी से नहीं, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से जब इस मामले में शराब घोटाला को लेकर के शिकंजा कसने का काम किया गया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे लाया गया और ये तर्क दिया गया था कि क्योंकि उनके पास पहले से एक ओहदा है, अगर वो बाहर रहते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसी आधार पर उन्हें सलाखों के पीछे रहने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद से उन्हें हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी, यानी जेल कस्टडी। लेकिन जब जेल कस्टडी हुई तो उसके बाद से सीबीआई का एंगल भी सामने आया। ईडी के साथ साथ सीबीआई ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और ये कहा था कि हम अपने दायरे में रह करके अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच शुरू से करना चाहते हैं और सीबीआई और ईडी शराब घोटाले को लेकर ही अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी। तो अब अंतरिम जमानत जो मिली है वो ईडी वाले मामले में मिली है, न कि सीबीआई वाले मामले में। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि सीबीआई वाले मामले में जमानत अब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, तो ये तय है कि ईडी मामले में बेशक से उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी वो जेल से रिहा नहीं होंगे। उनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे भी चलती रहेगी। ऐसे में आपको याद होगा, इससे पहले निचली अदालत ने जब फैसला सुनाया था कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए, तो उस दौरान ईडी ने चुनौती दी थी इस मामले को और हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो स्टे लगा दिया गया था, रोक दिया गया था अरविंद केजरीवाल की जमानत को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का ही क्यों ना हो, अगर वो निर्वाचित है और अब भी अपने पद पर बना हुआ है, तो ऐसे में उनके पास ये पूरा अधिकार है कि उन्हें रिहा किया जा सकता है। अगर आपको पूछताछ करनी है तो शर्त के तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है उनसे कि वो राज्य से, देश से बाहर नहीं जाएंगे और कुछ शर्तें ऐसी है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसके आधार पर उन पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन रोकने के लिए आप उन्हें लंबे समय तक जेल के अंदर रखें, ये गलत है। हालांकि 90 दिन से ज्यादा का समय जो है अरविंद केजरीवाल को बीत चुका है जेल में बंद हुए, और ऐसे में अब चाहे ईडी मामले में उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई मामले में अब भी मुश्किल नजर आती है सुरभि अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और यही कारण है जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस मामले में एक और ईडी को जहां ये कहा गया कि आप सबूतों के आधार पर कार्रवाई कीजिए और फिर गिरफ्तारी कीजिए, क्योंकि सबूतों का अभाव अभी भी है। और ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि जब इतना बड़ा मामला, क्योंकि लिकर स्कैम यानी कि शराब घोटाला जब सामने आया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया, एक्साइज पॉलिसी ड्यूटी का एंगल सामने आया, और इसी के तहत में कहा गया था कि मास्टरमाइंड की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से तैयार की गई थी और उनके साथ में कई नेताओं की तरफ से भी उनका सहयोग किया गया था, चाहे मनीष सिसोदिया का हम जिक्र करें या फिर सत्येंद्र जैन का हम जिक्र करें। तो ये कई ऐसे नाम थे, के कविता का भी नाम सामने आया था और भी कई लोग थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अहम बात है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, अब तक भी कोई ऐसे अहम सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं ईडी या सीबीआई के, जिसके आधार पर, जिसके तर्ज पर गिरफ्तारी की मांग पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल की जा सके। एक और जहां हम देख रहे हैं कि पार्टियां भी कैसे अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी आप बार बार उठा रही है कि आखिर सबूत आप सामने क्यों नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देखिए, और सबूतों के अभाव में गिरफ्तारी को लेकर ही कोर्ट भी अब सवाल पूछ रहा है। अब देखना यह होगा कि ईडी से राहत मिलने के बाद आखिर सीबीआई से क्या राहत उन्हें मिलती है। फिलहाल अभी 25 जुलाई तक सीबीआई के कस्टडी में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का सुर्खी। तो देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो खबर हम आपको दे रहे थे, बता रहे थे कि उनकी मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी है कि जल्द उन्हें राहत मिल जाए। तो वही देखिए, अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करेंगे तो महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर एनडीए को बड़ी जीत मिली है और महाअघाड़ी को 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा है। और ये खबर आप इंडियन एक्सप्रेस में देख पाएंगे। दरअसल जिस तरीके से यहाँ भी चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में महायुति यानी कि एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं और एनडीए को यहाँ भी बहुमत हाथ लगी है, जबकि बीजेपी से पंकजा मुंडे, योगेश टिलेकर, परिणय फुके और अमित गोरखे, एनसीपी से राजेश विटेकर, शिवाजी राव गर्जे, शिवसेना से कृपाल तुमाने और भावना गवली और कांग्रेस से प्राधान्य राजीव सातवां चुनाव जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सातव को 26 वोट ही मिले हैं।
वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर की भी जीत दर्ज हुई है और एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए जीत के लिए जहां 22.76 का कोटा तय किया गया था और इसी के मद्देनजर जो बहुमत मिली, ये बहुमत पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बीजेपी को मिली है। और महायुति बैग्स 9 सीट्स इन एमएलसी इलेक्शंस, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, दरअसल इसी हेडिंग के तहत में पूरी खबर आप देख पाएंगे। और साथ ही इसका जिक्र किया गया है कि कैसे जब मुंबई में चुनाव हुए तो मुंबई में एमएलसीज को लेकर के चुनाव हो रहा था, लेकिन इसमें कांग्रेस को, जहां अपोजिशन की पार्टी की अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ महज 2 ही सीटें मिली हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को पूर्ण बहुमत इसमें भी देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए, और कई ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम भी सुरभि ने आपको बताया, उनकी जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार सातव को 26 वोट मिले हैं। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर की भी जीत हुई है। एक वोट अमान्य घोषित किया गया, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया। इसलिए जीत के लिए जो है 22.76 का कोटा जो है वो तय कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से जीत हुई है, एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा सुरभि, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात कर ले तो कहा जाता है बिहार की तरह ही महाराष्ट्र की राजनीति भी अब दिलचस्प इसलिए हो चुकी है क्योंकि इससे पहले जैसे तैसे माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर उद्धव गुट को गिरा दिया और उसके बाद अपनी एक नई सरकार तैयार की। नई सरकार तैयार करने के साथ ही जब फ्लोर टेस्ट हुआ, उस पर बहुमत भी उन्हें साबित करनी पड़ी और आपने देखा था किस तरह से तमाम विधायकों का हॉर्स ट्रेडिंग किया गया था ताकि सरकार इनकी बन सके। और इस बार आप कह सकते हैं कि जब इस बार के चुनाव थे तो इसको लेकर जो जान जो है वो हम कह सकते हैं कि मुश्किल में थी, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि वही रणनीति दोबारा अपना पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि खास तौर पर अगर देखिए बात की जाए जब शरद पवार गुट की आती है या अजित पवार गुट की आती है तो कैसे इनके बीच में मतभेद की स्थिति पैदा की गई, इन्हें तोड़ा गया। और उसके बाद से हालांकि यहां पर भी यह आरोप लगा था कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद अजित पवार खुद खुलकर के सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से बीजेपी का दामन थाम रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की भावना मैंने अपनी पार्टी से या शरद पवार जी से रखी थी वो पूरी संपन्न नहीं हो पाई और वो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और उन्होंने कहा था कि हालांकि वो अपने पर्सनल लेवल पर शरद पवार को हमेशा से उतना ही सम्मान देंगे, लेकिन अगर पार्टी की बात की जाए, पार्टी में क्योंकि अजित पवार को मौका नहीं मिल पाया, सुप्रिया सुले को शरद पवार ने जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारियां दी तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जरूर अफसोस था, वो भावना उनके अंदर आई और बीजेपी ने उसी मौके का फायदा उठाया और जो कहते हैं कि वोट की चोट देना, तो वो शरद पवार के साथ किया गया। सुप्रिया सुले को भी ये दिखाया गया कि कोई बात नहीं, आपकी जिम्मेदारी अगर बड़े तौर पर आपकी पार्टी में या आप ये कह लीजिए कि शरद पवार की तरफ से उनको सौंपी गई है, तो अजित पवार अपने आप में इतने सक्षम है कि अगर वो पाला बदलते भी हैं तो उनकी अहमियत उस पार्टी में बनी रहेगी। और इसी तर्ज पर उन्होंने पार्टी को तोड़ा और अपने साथ कई नेताओं को लेकर के साथ चले गए थे। तो ये हमेशा से हमने देखा है और इन ये विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे यहां भी जोड़ तोड़ की राजनीति की गई थी। और मुंबई में इस बार फिर से एनडीए को बहुमत मिली है, जबकि ऑपोजिशन ने कहा था कि एनडीए को इस बार बढ़त नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार जब लोकसभा चुनाव थे तो आपने लोगों का रुझान देखा होगा, बहुत कम संख्या में लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले थे। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी ने पोस्ट कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है। लिखा है, स्मृति ईरानी या किसी हारे उम्मीदवार का मजाक उड़ाना सही नहीं है। राहुल गांधी की ओर से ये बयान दिया गया। तो देखिए, फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लुटियंस दिल्ली में अपना सरकारी जो बंगला है वो खाली कर दिया। उनके बंगला खाली किए जाने और ट्रोल होने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जीवन में हार जीत लगा रहता है। स्मृति ईरानी के लिए कोई भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे या फिर उनका अपमान ना करे।
तो फिलहाल देखिए राहुल गांधी ने अपना बड़प्पन जरूर दिखाया है, बड़प्पन के तौर पर ही हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव जीते और उनके उम्मीदवार अमेठी से केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हराते हुए चुनाव जीत गए। देखिए केएल शर्मा की जब हम बात करते हैं तो वो पहली बार ऐसा था जब वो चुनावी मैदान में थे, सांसद के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी को हराने में उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने साफ कहा है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि राजनीति में आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी पार्टी की तरफ से कैसे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको वो समय याद जरूर होगा जिस वक्त राहुल गांधी से जब उनकी संसद की सदस्यता जब ली गई थी, वो सांसद नहीं बन पाए थे, तो उस वक्त जब उनसे कहा गया था कि आपको अपना बंगला खाली करना होगा, कई ऐसे नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। लेकिन अब जब अमेठी का मामला सामने आया और अब स्मृति ईरानी को उनका बंगला खाली करना पड़ गया, तो उस दौरान भी कांग्रेस के कई ऐसे लोकल नेता आप कह सकते हैं, स्थानीय नेता आप कह सकते हैं, उनके तरफ से कई रिएक्शन सामने आए थे। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं हर किसी से गुजारिश करूंगा, ना केवल स्मृति ईरानी बल्कि किसी भी नेता के प्रति, देखिए हार जीत तो किसी भी चुनाव में लगी रहती है, आप ये कोशिश कीजिए कि किसी के भी खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के स्तर की राजनीति की अगर हम बात करें पूजा, तो आज के वक्त में हम ये देखते हैं कि कैसे किसी भी पार्टी की तरफ से किसी के भी पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि राजनीति में उनकी हैसियत क्या है, हैसियत पर भी बात आ जाती है, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर के कई सारे उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। बिल्कुल देखिए, और ये बड़ा इसलिए भी बयान माना जा रहा है क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर ना जाने कितनी ही टिप्पणियां सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है और एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से की जाती है। बावजूद इसके आप किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो ठीक है अपने समय में वो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने केंद्र मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन अब आपके एक ऐसे उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की गई थी कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाएगी। लेकिन ऐसे में जब उन्होंने बंगला खाली किया और उनका मजाक बनना शुरू हुआ तो डिफेंडिंग एक भूमिका में नजर आए राहुल गांधी। और कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी या गांधी परिवार महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, तो उसी उदाहरण को यहां पर बिल्कुल सटीक माना जा रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी को डिफेंड करना यह बताता है कि एक महिला के साथ राहुल गांधी किस तरह खड़े रह सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिर से स्वागत है आप सभी का सुर्खियां अखबार के हमारे खास शो में। रुक करते हैं खबरों की ओर। महंगी सब्जी ने एक बार फिर से जो लोगों की परेशानी है उसे बढ़ा दिया। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। देश में महंगाई के कारण आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बाजार में टमाटर, प्याज समेत कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, महंगाई को लेकर के खास तौर पर उन घरों में गृहिणियों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जो कि स्वाद के लिए अलग अलग सब्जियां बना रही थी या फिर अपने घर वालों को अलग अलग नई नई डिशेस बना रही थी। तो वहीं घरों में जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं, खासतौर पर अगर हम प्याज की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास वर्ग के खासतौर पर महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जेब पर इसका खासा असर भी पड़ा है, क्योंकि एक और जहां सेविंग्स करने पर अगर कोई विचार करता है तो तब तक महंगाई की मार डबल हो जाती है। और इसी को लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और जहां चुनाव में ये वादे किए गए थे कि महंगाई पर काम किया जाएगा, लेकिन चुनाव तो बीत गए, लेकिन अभी भी महंगाई की मार आम जनता जरूर झेल रही है। बिल्कुल देखिए, 4 महीने में सबसे ज्यादा 5.08% तक महंगाई जो है वो चरम पर है। आपको ये याद होगा कि अब से कुछ समय पहले तक आप आलू जो है वो 20 से 30 रुपए प्रति किलो लेते थे, लेकिन अब आलू के दाम 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हो गए। मिर्च आपको 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। प्याज इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इसके अलावा टमाटर की आप बात कर लीजिए तो टमाटर तो लगता है सुरभि की आपके और मेरी थाली से बिल्कुल गायब होने वाला है।
बिल्कुल, या यूं भी आप कह सकते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव की तुलना प्याज और टमाटर की होने लगे, क्योंकि बीच में हमने ये भी देखा था कि कैसे 1-1.5 साल पुरानी बात थी जब लोग प्याज की टोकरी लेकर प्याज के हार बना करके और ये प्रदर्शन करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि महंगाई कैसे आसमान छू रही है। खास तौर पे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर इसका खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये उनके लिए उस समान बात हो जाती है। और वो गाना तो हर किसी ने सुना है कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाते हैं। तो ये सबसे गौर करने वाली बात है कि जब भी आप जायका बनाने की, उस स्वाद को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तब तक आपको मॉनसून की मार से या किसी ना किसी कारणवश सब्जियों के दाम में इजाफा हो जाता है और आपकी जेब ढीली आपको करनी पड़ जाती है। बिल्कुल, देखिए, और सुरभि सिर्फ सब्जियां ही महंगी नहीं हो गई है। अगर लोग पहले जो सोचते थे कि ठीक है अगर सब्जी महंगी हो गई है तो हम सब्जी नहीं बनाएंगे, दाल से काम चला लेंगे, लेकिन अब हर एक चीज महंगाई की ओर बढ़ती ही नजर आ रही है। अब दाल भी लोगों के किचन में जो है वो बहुत कम ही उपलब्ध हो पाता है। जहां पहले आप किलो के भाव से, कुंटल के भाव से चीजें लेकर घर आ जाते थे, अब वो पॉसिबल कई लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है। खासकर यहाँ पर हम जिक्र मिडिल क्लास लोगों का जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि जो सीधा असर है उन पर जरूर पड़ता नजर आता है। और ऐसे में जो अब सब्जी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, ये चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन इसके पीछे के कारण को भी आपको समझना होगा। देखिए, आपको ये समझना होगा जो किसान दिन रात मेहनत करते हैं फसल को उपजाने के लिए, उसके बाद उससे जो भी चाहे सब्जी हो, फल हो, वो बनकर आप तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं मानसून की सीजन की शुरुआत के साथ ही जून महीने से मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में किसानों के फसल में इसका काफी प्रभाव पड़ता है और कई बार ये भी होता है कि तूफान के कारण, भारी बारिश के कारण किसानों की मेहनत जो है, जो फसल है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आपने वो मंजर भी कुछ समय पहले देखा होगा सुरभि, जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसान आत्महत्या तक कर रहे थे। अब ऐसे में उनके पास एकमात्र उपाय यही है कि जो मेहनत से कुछ सब्जियां खराब हो जाती हैं और कुछ सब्जियां बची हुई हैं, उसके दाम जो है उस अकॉर्डिंग तय किए जाए ताकि उन्हें भी नुकसान ना हो और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पे पड़ता है फिर। बिल्कुल, और वहीं अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में जब भी किसी भी चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो फिर ऐसे में आपको अधिक कीमत देना पड़ जाता है। और यही हो रहा है इन दिनों किसानों के साथ भी, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है लगातार और मॉनसून के चलते ऐसी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। मार्केट में अब सब्जियों की अगर क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस वजह से आम लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। बिल्कुल, अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। विपक्ष ने सरकार को बेरोजगारी पर घेर लिया है, मुद्दे को दरकिनार करने का आरोप भी लगाया गया है। तो फिलहाल देखिए, अब राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़ा दूसरा मुद्दा भी उठा लिया है। वे आगामी संसद सत्र में बेरोजगारी का एपी सेंटर तोड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर वे न केवल केंद्र सरकार बल्कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी घेरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए, और विपक्ष की जब भी आप बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए, इंडिया अलायंस ने इस बार के चुनाव में सिर्फ अगर बार बार किसी चीज का जिक्र किया था तो वो बेरोजगारी और साथ ही महंगाई, ये दो मुद्दे ऐसे थे जो काफी प्रभावी रहे। और अब एक बार फिर से विपक्ष ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है और घेरने का कारण है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, केंद्र सरकार जब भी सरकार बनाती है या फिर जो भी पार्टी चुनाव के दौरान वादे करती है, ऐसे में अगर बात बीजेपी की कर ले, बात एनडीए की कर ले, तो बीते साल भी, बीते चुनाव में भी उनकी ओर से यह ऐलान किया गया था कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा करती है कि आखिर देश में 85% अनएम्प्लॉयमेंट है। भारत में अब भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और अब इसी मुद्दे को राहुल गांधी प्रभावी ढंग से एक बार फिर से उठाते नजर और केंद्र सरकार को फिर से घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही पूजा आप। और सबसे ज्यादा देखिए, अब ये भी समझने की इसमें जरूरत है कि जब
एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र आता है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठाती आई है कि अगर खासतौर पर बेरोजगारी दर को देखें तो बेरोजगारों में वो युवा सबसे ज्यादा है जिनके पास डिग्रियां हैं, और एक से अधिक डिग्री वाले भी इस वक्त युवा बैठे हुए हैं। और एक अगर नौकरी की वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए कि किसी भी वैकेंसी अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आती है और उसके लिए 5 या फिर 2 पद ही खाली है, तो उसमें हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच जाते हैं। तो ये दर्शाता है खासतौर पर कि कैसे कई राज्यों में इस वक्त बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, युवा वर्ग परेशान है खासतौर पर। तो अब इसे अपोजिशन पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है। बिल्कुल। और सुरभि, कल आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो गुजरात के भरूच से सामने आया था, जहां 800 की संख्या में जो युवक थे वो पहुंचे हुए थे और रेलिंग तोड़कर गिरने की जैसे सिचुएशन हो चुकी थी। यानी इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग अप्लाई कर चुके थे, लोग वहां पर पहुंचे हुए थे सिर्फ नौकरी पाने के लिए कि किसी को अपने जान की परवाह तक नहीं थी। इसी मुद्दे को उठाते हुए, ये जो वीडियो वायरल हुआ था, इसी मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है और ये आरोप लगाए हैं। देखिए, 40 वैकेंसी थी सिर्फ, और 40 वैकेंसी के लिए सुरभि 800 लोग वहां पर पहुंच गए। कितना ये बड़ा और गंभीर मुद्दा है देश के भविष्य के लिए विचार करने के लिए। बिल्कुल। और अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिला शंभू बॉर्डर को लेकर, जो फटकार हरियाणा सरकार को लगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है, लेकिन हरियाणा सरकार को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई और कहा कि कोई राज्य हाईवे को कैसे बंद कर सकता है। ये सवाल उन्होंने उठाए और इसी सवाल के तहत में पूछा कि आखिर हरियाणा सरकार इतने लंबे समय से किसी भी बॉर्डर को सील कैसे कर सकती है। बिल्कुल। देखिए, और ये काफी गंभीर मुद्दा है इसलिए क्योंकि शंभू बॉर्डर को सील करने के बाद लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी। शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए हरियाणा सरकार से कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। तो बिल्कुल देखिए, शंभू बॉर्डर दरअसल किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन के तहत में बंद कर दिया गया था। हरियाणा सरकार उन किसानों को दिल्ली रुख नहीं करने देना चाह रही थी और किसान लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे शंभू बॉर्डर को पार करके और वो दिल्ली पहुंच सके, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख सके। लेकिन अब जब लंबे समय से पूरा मामला चल रहा था और हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सामने आया था, इसी हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हरियाणा सरकार ने खटखटाया, लेकिन हरियाणा सरकार को खुद फटकार मिल गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर लिया कि तो राज्य का मुद्दा है, राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य को समझना चाहिए कि यातायात को कैसे नियंत्रण करना है। तो आप लोगों का रास्ता कैसे रोक सकते हैं? आपने अब तक उस रास्ते को क्यों नहीं खुलवाया? यह आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही बनती है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार को फटकार मिली है। बिल्कुल। देखिए, और हरियाणा सरकार को फटकार बेशक से लगाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सुविधा के लिए ही एक समय पर शंभू बॉर्डर को सील किया गया था, क्योंकि किसान प्रदर्शन भी काफी ज्यादा उग्र हो चुका था और उसके बाद से हो सकता है कि ध्यान इस ओर ना गया हो और शंभू बॉर्डर के सील रहने के कारण बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना रूट जो है वो डाइवर्ट कर लिया था और रूट डाइवर्ट करने के साथ ही लगातार उसी रूट के जरिए जो यातायात है वो प्रभावी ढंग से सुचारू थे। इसीलिए हो सकता है कि इस ओर ध्यान ना गया हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि आप जनता को परेशानी ना होने दें। लेकिन यहाँ पर शंभू बॉर्डर के सील होने के कारण आप जरा समझिए कि लंबे समय से शंभू बॉर्डर सील है, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। आपको इस पर पहले विचार करना चाहिए था, आपको पहले ही शंभू बॉर्डर को खोल देना चाहिए था। लेकिन अब तक क्योंकि शंभू बॉर्डर को खोला नहीं गया था, यहाँ पर यातायात की संभावना जो है वो बिल्कुल शून्य थी। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला लिया गया और फटकार राज्य सरकार को लगाते हुए साफ कहा गया कि जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर को लोगों के लिए सुचारू किया जाए, उसे खोला जाए। बिल्कुल। तो अदालत ने देखिए इस बात का जिक्र किया कि 13 फरवरी से लेकर अब तक जुलाई का महीना आ चुका है, लंबा समय बीत चुका है, लगातार किसान प्रदर्शनरत है और प्रदर्शन करते वक्त वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन आखिर हरियाणा सरकार का क्या ये फेलियर नहीं है? क्योंकि राज्य के अधीन आता है कि लोगों को समस्या ना होने पाए। अगर आप रूट्स डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को घूमकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो अपने गंतव्य तक भी समय पर नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी और भी दिक्कतों का सामना लोगों को
करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये राज्य सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि आप शंभू बॉर्डर को कब और कैसे खोलेंगे। बिल्कुल, रुक करते हैं अगली खबर का और खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां फिलहाल बॉर्डर को लेकर देखिए खबर हमने आपको दी, जहां सरकार ने फटकार स्वीकार की है और जल्द इसे अब खोला भी जाएगा। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, कहा एनडीए सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ये कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि अपना कार्यकाल पूरा भी ना कर पाए। इससे पहले पूजा आपको याद होगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने भी आरजेडी के स्थापना दिवस पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगस्त तक ही केंद्र की सरकार चल पाएगी, उन पर भरोसा नहीं है, उनकी सरकार जरूर गिरेगी। और अब एक और बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दे दिया और उन्होंने भी ये कह दिया कि केंद्र की सरकार टिक नहीं पाएगी। बिल्कुल, देखिए सुरभि, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीट पर उपचुनाव भी हुआ है विधानसभा का, और अब उपचुनाव होने के बाद कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे हालात हैं हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिले। लेकिन ममता बनर्जी का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि उन्हें डर किसी ना पार्टी का है ना किसी नेता का है। उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल की जनता उनकी है और उन पर पूरा भरोसा करती है। और इसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी जब उद्धव गुट से मिलने के लिए पहुंची, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मीडिया के सामने ये साफ कह दिया कि एनडीए के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिक पाएगी। और जैसा आपने भी कहा वो बिल्कुल सही है कि लालू प्रसाद यादव ने भी इससे पहले यही बात कही थी, लेकिन एनडीए जब बार बार 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने का दम भर रही है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से कुछ तो ऐसी बात है कि एनडीए को पूरा भरोसा है कि उनकी सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन विपक्ष के पास भी कोई कड़ी तो है, जिससे विपक्ष भी बार बार समय रहते वक्त के साथ इस तरह ताल ठोक रहा है कि विपक्ष यानी एनडीए गिरकर ही रहेगी, सरकार ये 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए जब लोकसभा चुनाव को में जीत दर्ज की थी एनडीए ने, तो उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि जेडीयू से एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, टीडीपी का उनको साथ नहीं मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर धोखा दे सकते हैं। लेकिन दोनों ने एनडीए का साथ देने का फैसला किया और उसके बाद एनडीए ने सरकार बनाई। लेकिन अब एक बार फिर से मुद्दा गरमा रहा है और ये बार बार ऐसी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही है जो अपोजिशन में बैठे हुए यानी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। आपने लालू यादव को सुना, ममता बनर्जी को सुन लिया। अब देखना यह होगा कि अब इंडिया अलायंस की तरफ से और कौन सामने आता है और इसी बात को दोहराता है। लेकिन क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या ये जानबूझ करके ऐसा एक मोटिव तैयार किया जा रहा है कि लोगों के माइंडसेट को बदला जा सके कि वाकई आप भरोसा इस सरकार पे मत कीजिए? तो क्या उस भरोसे की स्थिति को कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे सुनते। बिल्कुल, आप देखिए बांध टूटने से दिल्ली के बवाना में आफत देखने को मिली। दरअसल कई घंटों तक बिजली से महरूफ रहे लोग, और इस खबर को आप अमर उजाला में देख पाएंगे क्योंकि इस खबर को प्रमुखता के साथ उसमें उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली का बवाना अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बवाना चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि सीएलसी में रिसाव की एक शिकायत मिली है। 27 जून को स्थानीय लोगों द्वारा उजागर की गई थी। स्थानीय लोगों ने साफ शिकायत की और मामला उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई, जिससे नहर टूट गई। बता दें कि पेशे से वकील पुष्पेंद्र शर्मा ने बवाना जेजे क्लस्टर ग्रुप में नहर में हो रहे रिसाव का मुद्दा उठाया था। उनके मुताबिक ब्लॉक के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विधायक, निगम परिषद और डीडीए एक्शन जोन के सदस्य मौजूद हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो अमर उजाला में आप इस खबर को पढ़ पाएंगे और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है और लिखा गया है इसमें कि मुनक नहर टूटने की वजह से बवाना इलाके के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। शुक्रवार दोपहर तक जेजे कॉलोनी की बिजली गुल रही और पीने का पानी भी नहीं आया। यानी कि एक और जहां लोगों को समस्या यहाँ बिजली को लेकर के हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जो
पानी को लेकर के समस्याओं का सामना लोगों को वहां करना पड़ा। आप सोचिए कि अगर आपके घर में पीने का पानी तक उस वक्त नहीं है तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना उस दौरान करना पड़ सकता है। बिल्कुल देखिए, और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह से जल संकट बरकरार था, और जल संकट के बाद लगातार हो रही बारिश ने न केवल यमुना नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा दिया है, बल्कि इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बवाना का जब हम जिक्र करते हैं तो बवाना में रातों रात जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों को मालूम तक नहीं था, लोग सो रहे थे, उन्हें एक दूसरे ने यानी कि आस पड़ोस के लोगों ने अपने लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन दी कि उनके घर में पानी घुस चुका है। अगर वो खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं तो तुरंत वो बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जल भराव के कारण जो जन सुविधा की चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, तो वही इन दिनों जिस तरीके से मानसून की वजह से कई जगहों पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जगह जगह पे जल जमाव की स्थिति, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये बवाना की खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इसी के साथ खबरों में और आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में बढ़े बिजली की दरों पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, आपने किया पलटवार। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। तो बिजली के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया और बीते कल भी आपने देखा कि कैसे बीजेपी के तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, दाम बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए, तख्तियां लहराते हुए आईटीओ पर प्रदर्शन किया था। तो बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली खरीद समायोजन शुल्क को 6.75 यानी कि 6 रुपए 75 पैसे से बढ़ा करके 8.75 यानी 8 रुपए 75 पैसे तक कर दिया है। तो ये जो दामों में इजाफा दिल्ली वासियों को बिजली की दरों में देखने को मिला है, ऐसे में दिल्ली वासियों में नाराजगी है, क्योंकि इससे पहले तो फ्री यूनिट दिए गए थे दिल्ली वासियों को, और अब 200 यूनिट को बढ़ाने के साथ, उन फ्री को कट करने के साथ में अब इस दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल देखिए, 6 रुपए 75 पैसे से बढ़ाकर अब आपको बिजली बिल जो है उसमें प्रति यूनिट 8 रुपए 75 पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। और कहीं ना कहीं बिजली के दाम में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, बिजली के दाम को बढ़ाया गया, इसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध करता नजर आया। और भारतीय जनता पार्टी ने, कल आपने देखा होगा, आईटीओ के पास जमकर इसका विरोध किया था, प्रदर्शन किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि देखिए, अच्छी बात यह है सुरभि अभी भी कि जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो मुफ्त सुविधा थी वो अब भी बरकरार रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए एक और जहां थोड़ी राहत है, तो लेकिन इसे बीजेपी इस मुद्दे को खासतौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है और लगातार ये सवाल उठा रही है कि अगर पहले वादा किया गया था कि इजाफा नहीं होगा दामों में, लेकिन वही 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी बात कही गई थी, सब्सिडी कई लोगों को इसके तहत में मिल रही थी, लेकिन अब ऐसे में जब दरों में इजाफा हुआ है और 2 रुपए के हिसाब से इजाफा हुआ है, यानी कि प्रति यूनिट पहले जो आप 6 रुपए 75 पैसे दिया करते थे, तो अब के वक्त में आपको 8 रुपए 75 पैसे देने होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने इसी मुद्दे पर अपनी बात रखी है और बीजेपी का यह कहना है कि आखिर जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, एक और जहां गर्मियों का मौसम था और अब जब मॉनसून की शुरुआत हुई है, कई लोग अपने घरों में अपना समय बिताना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। ऐसे में जब इस बिजली की दर को बढ़ाया जाता है तो आप समझिए कि उन लोगों को जो कि पहले से कम दर देते आए हैं, उनके लिए कितनी मुसीबत है, उनकी जेब और कितनी ढीली होगी। बिल्कुल, तो देखिए चारों ओर सिर्फ महंगाई और इस महंगाई से राहत कहीं भी मिलते लोगों को नजर नहीं आ रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का सुरभि। तो दिल्ली में कटे पेड़ पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सख्त नजर आ रहा है। एलजी के रोल पर कई बड़े सवाल भी पूछे गए हैं। अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता के साथ जगह दी गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला हमारी अनुमति के बिना उन्हें आदेश कैसे दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर दिल्ली के सदर्न रीज इलाके में 1100 पेड़ काटे गए थे। तो देखिए, साउथर्न
रीज इलाके में जो पेड़ है वो काटे गए, लगभग 1100 पेड़ काटे गए थे, जिसको लेकर फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना है कि आपने पेड़ काटने के लिए आखिर अनुमति ली किससे, और बिना पूछे आपने पेड़ काट दिया, इतनी हिम्मत आपकी आखिर हुई कैसे। दिल्ली में कटे पेड़ों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। एलजी के रोल पर पूछे कई सवाल, और साफ तौर पर सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर एलजी का रोल क्या है। जब 1700 पेड़ काटे गए तब लोग कहाँ थे, तब क्यों पेड़ कटने का विरोध नहीं किया गया, तब क्यों लोगों ने या फिर अधिकारी ने या सरकारी नेता ने वहां पहुंचकर इसका संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। तो सुप्रीम कोर्ट बोला हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर दिल्ली के सर्दर्न रीज इलाके में 1100 पेड़ काटे गए। तो बिल्कुल अमर उजाला में इस खबर को आप पढ़ पाएंगे, और साथ ही इस खबर में इस बात का जिक्र भी किया गया है, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से डीडीए की तरफ से उठाया गया था और ये कहा गया था कि जहां वो पेड़ काटे जा रहे हैं वो दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है, और अगर डीडीए की वो जमीन है तो फिर ऐसे में उनसे परमिशन पहले क्यों नहीं ली गई थी, और जबकि इस पर पहले भी आपत्ति जाहिर की जा चुकी है। एक और जहां पूजा ये भी देखिए कि दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन का खासतौर पर सामना करना पड़ जा रहा है, बिल्कुल। और ऐसे में जब इतनी भारी तादाद में पेड़ों को काटा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार तो लाजमी। बिल्कुल देखिए, और सुरभि आपने देखा होगा केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पेड़ लगाएं, ताकि ऑक्सीजन जैसी या फिर जो मूलभूत चीजें हमें पेड़ के जरिए मिलती है उसकी कोई कमी ना हो। ऐसे में 1100 पेड़ काट देना एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और एक और बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि क्या उपराज्यपाल सक्सेना खुद को अदालत समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए हो जाती है। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।